नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या विपक्षी दल एक हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार इसी मुहिम में लगे हुए हैं। हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी। नीतीश कुमार जिस तरह से पूरे देश का दौरा करना उन्होंने शुरू कर दिया है, अखिलेश यादव से मिले उत्तर प्रदेश में, ममता बनर्जी से बंगाल में, क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो मोर्चा तैयार किया जा रहा है वो बड़ी चुनौती देगा? देखिए, आज तक इस देश के अंदर दो ही बार विपक्षी एकता हुई है। एक बार 1977 में और दूसरी बार 1989 के अंदर। दोनों बार करप्शन एक बड़ा मुद्दा था। आज क्या करप्शन मुद्दा है? उस समय सत्ताधारी दल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता, चाहे बोफोर्स का मामला हो या इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी और उनकी सरकार पर। लेकिन आज तो विपक्ष पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। तो ये तो करप्शन यूनाइटेड फ्रंट है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उनका ये यूनाइटेड फ्रंट बना रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और उस समय जेपी जैसा व्यक्तित्व था, इसने सारे दलों को मिलकर एक किया। और आज मुद्दा क्या है? क्या बोफोर्स जैसा मुद्दा है? भी जो अडानी मुद्दे की जो हवा भर रहे थे गुब्बारे में राहुल गांधी, उसको तो शरद पवार ने एक सुई चुभ होकर उसकी हवा निकाल दिया। अब तो अडानी कोई मुद्दा नहीं है। पूरे कर्नाटक के चुनाव में एक बार भी राहुल गांधी ने अडानी शब्द का प्रयोग नहीं किया, उसकी चर्चा नहीं की। या 77 में चुनाव किस मुद्दे पर था? और ये अगर कहते हैं कि मोदी हटाओ, तो मोदी हटाओ के मुद्दे पर अगर चुनाव लड़ते तो आखिर में कोई आपके पास इश्यूज होना चाहिए ना, किस मुद्दे पर आप चाहते हैं कि लोग हटे। और दूसरी बात ये है कि नीतीश जी अगर गए लखनऊ तो मायावती से क्यों नहीं मिले? वहाँ तो ताकत कोई कांग्रेस थोड़ी है, वहाँ तो ताकत है अखिलेश यादव और मायावती। तो मायावती से तो उनकी मुलाकात हुई नहीं। और बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की जो लड़ाई है वो तो सीपीएम और कांग्रेस के साथ है। और देखिए, कोई क्षेत्रीय दल अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस की ज़मीन पर खेती कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार साफ कह रहे हैं कि जो लोग देश के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें बदल डालना है। यानी आप पर आरोप है कि आप इतिहास को ही बदलना चाहते देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने वाली पार्टी है। और जो वामपंथी मार्क्सवादियों का जो इतिहास लेखन था उसमें कुछ संशोधन किया गया। और ये गलत प्रचार किया जा रहा है कि मुग़ल सल्तनत के जो चैप्टर थे उनको हटा दिया गया। 3 चैप्टर में से केवल 1 चैप्टर हटाया गया है, 2 चैप्टर अभी भी विद्यमान हैं। लेकिन विपिन चंद्रा, रोमिला थापर, सतीश चंदा, इस्त चंद्रा, आरसी शर्मा जैसे मार्क्सवादी इतिहासकार थे, उन्होंने जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर इतिहास को परोसने का काम किया था, उसमें एक कुछ संशोधन किया गया। लेकिन अगर गुजरात के दंगों को हटाया गया है तो 1984 के जो सिख विरोधी दंगे थे उसको भी हटाया गया है, इमरजेंसी को भी हटाया गया। आखिर बच्चों पर कितना बोझ ला दिएगा? तो इसलिए देखिए, हम तो इतिहास बनाने वाली पार्टी है, 2 से 84 तक जाने वाली पार्टी है। और नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचा इस देश के अंदर, जब दूसरी बार प्रचंड बहुमत से एक दल की सरकार बनी। तो हम इतिहास मिटाने वाले लोग नहीं हैं, हम इतिहास बनाने वाले लोग। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से देश भर में लोगों को एक किया जा रहा है, विपक्षी नेताओं को, उसका जो डर है वो दिख रहा है बीजेपी में कि अगर ये एक हो गए और बीजेपी के खिलाफ अगर साझा उम्मीदवार हुआ तो हार सुनिश्चित है। और सिर्फ 40 से 60 ही एमपीज़ की ज़रूरत है, घट जाएगी तो आप बहुमत से ख़त्म हो जाएगी। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मायावती और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ हुआ था। और सारा मीडिया चला रहा था कि बुआ भतीजे का गठजोड़ हो गया, बीजेपी का सफाया हो गया। क्या हुआ परिणाम? उसके पहले विधानसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़े। क्या हुआ परिणाम? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो देखिए, नेताओं के एक होने से जनता एक नहीं होती है। और यही ममता बनर्जी थी जिन्होंने नीतीश कुमार को गद्दार कहा था। जब नोटबंदी के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने समर्थन नहीं किया कांग्रेस का या ममता बनर्जी का, तो ममता बनर्जी पटना ही थी, यहाँ पर उन्होंने सभा किया और नीतीश कुमार को गद्दार किया, गद्दार कहा। और क्या केसीआर कांग्रेस का समझौता होगा? और अभी तो कर्नाटक का चुनाव हो रहा, क्यों नहीं वहाँ पर कुमार स्वामी की पार्टी और कांग्रेस का कोई समझौता हो पाया? और देखिए, तो राजनीतिक पर्यटन है, ये तो पॉलिटिकल टूरिज्म है। पिछले दिनों खुद ममता बनर्जी गई थी उड़ीसा नवीन पटनायक से मिलने के लिए, अखिलेश यादव से इनकी मुलाकात हुई थी, पहले केसीआर घूम रहे थे। तो ये सारे नेता अपनी चर्चा में बने रहने के लिए और सुर्खियों में बने रहे। ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि जिस तरह से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश भर में आंदोलन हुआ था वैसे ही बिहार में हो और बिहार में सारे क्या होगा? आंदोलन का मुद्दा क्या होगा? कोई मुद्दा नरेंद्र मोदी को हटाना। आज देश के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्या इंदिरा गांधी उसमें लोकप्रिय थी?
उस समय इमरजेंसी जैसा मुद्दा था, उस समय लाखों लोगों को जेलों में बंद कर दिया, करप्शन मुद्दा था। लगता है कि आप लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान को आगे कर रहे हैं, समाज में तनाव पैदा तो पैदा कर रहे हैं। कर्नाटक का चुनाव होगा और अभी 3 चुनाव तो हुए ना, इसके पहले भी मणिपुर में चुनाव हुआ, मेघालय में चुनाव हुआ, नागालैंड में चुनाव हो गया। कांग्रेस तो एक सीट नहीं जीत पाई नागालैंड के अंदर। तो पिछले 3 साल में जितने चुनाव हुए उन चुनावों का परिणाम क्या देख लीजिए। एक बड़ा हथियार है विपक्ष के नेताओं के पास और वो है जातीय गणना। आपको लग रहा है कि जातीय गणना पर बीजेपी कहीं ना कहीं घिरेगी और जातीय गोलबंदी होगी? इसमें क्या मुद्दा है? देखिए, बीजेपी ने तो सपोर्ट किया। अगर कोई राज्य सरकार चाहे करा तो करा सकती है। तेलंगाना ने कराया ना जातीय गणना, या कर्नाटक ने कराया। सिद्धारमैया की 2015 में जब सरकार थी तो उन्होंने कर्नाटक में जातीय गणना कर, लेकिन आज तक उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जा सके। यहाँ तक कि तेलंगाना के अंदर केसीआर की सरकार ने जो कास्ट सेंसस कराया उसके भी आंकड़े आज तक पब्लिक नहीं हो पाए। तो अगर कोई राज्य सरकार कराना चाहे तो करे, इसमें क्या गणना का फायदा होगा उनको, क्योंकि वो गोलबंदी फायदा करे। नहीं भाई, हम जब साथ में तो फायदा क्या होगा? अगर कोई विरोध करता, हम तो विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर कल उड़ीसा सरकार ने विचार किया है करने के लिए, तो कोई सरकार अगर चाहे, केंद्र ने कहा कि हम नहीं करा सकते हैं इतने बड़े देश के अंदर, और ये हमारा ही स्टैंड है। जब चिदम्बरम देश के गृह मंत्री थे तो 2010 में पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था। लेकिन कांग्रेस तो अब कह रही है, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि होना पहले चाहिए। अपने राज्यों में तो कराएं। हिमाचल में उनकी सरकार करा दे, वहाँ पर छत्तीसगढ़ में है 5 साल से थे सरकार, क्यों नहीं कराया उन्होंने? तो देखिए, जातीय गणना कराई नहीं करे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर नीतीश कुमार मंडल का जमाना प्रकाश जी चला गया। आज मंडल भी बीजेपी के साथ। एक समय था कि मंडल था उनके साथ, कमंडल था हमारे साथ। आज मंडल कमंडल दोनों जो है बीजेपी के साथ है। अभी नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई पिछड़ों का नेता है क्या? हमने तो देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आने वाले नरेंद्र मोदी को बना दिया। तो इनका कोई मुद्दा हो, टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा नरेंद्र मोदी के एक मुद्दा लेकर के नीतीश कुमार आए हैं और बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार की राजनीति के लिए कि उन्होंने एक संशोधन कराया जेल मैनुअल में और एक विलोपित करा दिया है एक शब्द जो वहाँ पर लिखा हुआ था कि किसी सरकारी सेवक की हत्या। तो इससे क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को कितना राजनीतिक फायदा होगा? देखिए, ये असंवैधानिक है, ये आर्बिट्ररी है, ये मनमाना है, और कुछ वैसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो चुनाव में उनकी मदद कर सके, इसके लिए और जेल मैनुअल में संशोधन किया गया। हम इसका घोर विरोध करते हैं। एक सरकारी सेवक की कोई हत्या कर देगा, और आप ही ने संशोधन किया, नीतीश कुमार की सरकार ने 2016 में जेल मैनुअल में संशोधन किया कि अगर कोई आतंकवादी है, कोई बलात्कारी है, तो या कोई सेवा के दौरान सरकारी सेवक की अगर हत्या कर देता है तो उसको रिमिशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप ही ने 2016 में संशोधन किया जेल मैनुअल में, और 6 साल के बाद अब संशोधन करके उस एक लाइन को हटा रहे हैं। तो इससे बड़ा असंवैधानिक कार्य क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा बड़ा दलित विरोधी कार्य क्या हो सकता है? ये तो आर्बिट्ररी है, ये तो मनमाने तरीके से। इसमें एक अवधेश मंडल भी हैं, और जो 27 लोग जिनको छोड़ा जा रहे तो शातिर दुर्दांत अपराधी हैं। देखिए, आनंद मोहन की रिहाई से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन आप कानून में संशोधन करके, जेल मैनुअल में संशोधन करके, और अगर 27 लोगों को छोड़ते हैं, और वो भी जब एक दलित IAS अधिकारी की हत्या कर दी गई और उस व्यक्ति को आप इस संशोधन करके आप छोड़ रहे हैं, तब तो इस बिहार के अंदर जो हजारों सरकारी कर्मचारी हैं वो तो वल्नरेबल हो जाएंगे। उन पर कोई भी उनकी हत्या कर देगा और 12 साल 13 साल के बाद छूट जाएगा। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मेरी बहुत सारे अधिकारियों से बात हुई है और ये जो सरकारी सेवक की हत्या को जो विलोपित किया गया है, इसको लेकर के काफ़ी अधिकारी जो हैं वो नाराज़ हैं। भले ही बता नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो लोग इसके खिलाफ हैं। उनको लगता है कि उनके ऊपर जो एक शील्ड था, एक जो कवच थी, वो ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा, देखिए, हम आनंद मोहन के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से अवधेश मंडल, आनंद मंडल, 27 लोगों को रिहा किया जा रहा है कानून में संशोधन करके जेल मैनुअल में, और जो सरकारी कर्मचारी वो तो हमला, उन पर तो हमला होना शुरू हो जाएगा। लोग, अपराधियों को मालूम है कि अगर उनकी हत्या कर देंगे, और 27 लोग जिनको छोड़ा जा रहा है वो कौन लोग हैं? जिन लोगों ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा के दौरान हत्या कर दिया, वैसे लोगों को आप रिहा कर रहे हैं। तो ये तो देखिए असंवैधानिक कार्य किया सरकार ने, और नीतीश जी को लगता है कि ऐसे लोगों को छोड़कर अगले चुनाव के अंदर उनका लाभ ले लेंगे, तो वो सपने में है, वो इसका लाभ नहीं ले लगता है पाएंगे। कि ये जो जेल मैनुअल में जो संशोधन किया गया वो पूरी तरह से राजनीतिक है? पूरी तरह से राजनीतिक है, और ये तो कोर्ट में कल चैलेंज होगा, और कोर्ट में चैलेंज न भी हो लेकिन इसको हम मुद्दा बनाएंगे, चूँकि आपने एक दलित की हत्या करने वाले व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए, अवधेश मंडल कौन है, और जो 27 लोगों की लिस्ट निकाल कर देखिए कौन लोग हैं, उसमें अधिकांश दुर्दांत अपराधी हैं, उसमें पॉलिटिकल आदमी आनंद मोहन छोड़कर कोई भी नहीं है।
अगर कोई अन्य प्रकार से आनंद मोहन को कोई लाभ पहुंचाया जाता तो समझ में आ सकता था, लेकिन जेल मैनुअल को आपने संशोधित कर दिया। जिस जेल मैनुअल का आपने 2016 में स्वयं नीतीश जी की सरकार ने, हमारी कैबिनेट ने संशोधन करके इन धाराओं को जोड़ा था कि कोई आतंकवादी की हत्या कर देगा, कोई पेरोल के दौरान किसी की हत्या कर देगा, किसी बलात्कारी की हत्या कर देगा, कोई बलात्कार करेगा, या सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों की अगर कोई हत्या करता सेवा के दौरान तो उनको रेमिशन का लाभ नहीं मिलेगा। और आपने उसी सेक्शन को विड्रॉ कर लिया, इसी को हटा लिया। हम इसका घोर विरोध करते हैं और ये पूरी तरह से मनमाने तरीके से राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगले चुनाव को ध्यान में रखकर इस प्रकार का संशोधन किया गया। एक आखिरी सवाल है कि कर्नाटक में अमित शाह ने कहा है कि जो रिजर्वेशन है मुस्लिम को, वो उनकी सरकार आएगी तो नहीं होगा। आपको लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है? नहीं, देखिए, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। मंडल कमीशन ने जो मुस्लिम जातियों को जो आरक्षण दिया है वो धर्म के आधार पर नहीं दिया है। जैसे दर्जी हिंदू में भी होता, मुसलमान में भी होता, नाई हिंदू में भी होता, मुसलमान में भी होता। वैसी जातियों को मंडल कमीशन ने आरक्षण दिया, बिहार में भी वो लागू है। लेकिन अगर केवल सारे मुस्लिम समुदाय को अगर आरक्षण दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। संविधान भी ये इजाज़त नहीं देता है कि धर्म के आधार पर उस धर्म के सभी लोगों को और धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। आपने सुना सुशील मोदी जी को। तमाम वो मुद्दे जो देश भर में आने वाले समय में गूंजेगा और 2024 की लड़ाई में जारी रहेगा, ये सारी बातों पर सुशील मोदी बता रहे थे। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।